टीवी पर सुबह से ही महा कवरेज लगातार जारी है और अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हम मौजूद हो चुके हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले अपडेट आपको दे दें जहां पर बीजेपी बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। जो रुझान सामने आए थे वो अब परिणाम में तब्दील होते जा रहे हैं। उधर बीएस टीवी पर जीत के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पहला इंटरव्यू दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वी.डी. शर्मा को कंधे पर उठाया और इस दौरान वी.डी. शर्मा ने बीएस टीवी से खास चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम पहले आपको सुनवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की आज जीत का जश्न कार्यकर्ता मना रहे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना है। लाडली बहना का क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं का लाभ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की हर योजना, हमारी सरकार की योजनाओं का जो हमारी ताकत थी, और प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के मन में मोदी का अभियान को सर, एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी का ही आज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बना है। ये थे शर्मा कार्यकर्ता जो है यहाँ से अपने कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं। यानी जीत का जश्न आप समझ सकते हो कि बीजेपी कितनी खुश है और कितना उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में कि उनकी मेहनत से जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रीता। और ये जो रुझान शुरुआती दौर में थे वही कमोवेश रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब खुश होने की पूरी वजह है। हालांकि जो कांग्रेस के मेहमान हैं वो भी सुबह डिबेट्स में हमारे साथ मौजूद रहे और अपना पक्ष रखते रहे, लेकिन अब जबकि स्थितियां काफ़ी साफ हो रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो उनका रुझान है या उनका मनोबल है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी जितने मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पंकज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राजेश चौरठिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। तमाम जो एग्जिट पोल्स आए उनमें ये भी कहा गया कि कुछ एग्जिट पोल कुछ बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, लेकिन कमोवेश जो बात थी जिसने प्रचंड जीत की ओर बीजेपी को दिखाया था वो दो एग्जिट पोल थे, वही अब रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। क्या आप बड़ी वजह मानते हैं बीजेपी के लैंडस्लाइड जीत की ओर बढ़ने की? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक शक किया जाता था ओपिनियन पोल पर और प्री इलेक्शन पोल पर। पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल जो है वो भरोसे लायक नहीं रहे। तो उसका कारण ये है कि मतलब मैंने परसों अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि सतही सर्वे का क्या है आधार, सट्टा बाजार या सत्ता की सरकार। तो कुल मिला के मुझे उन चीज़ों पर मैं नहीं कह सकता कि वो कितने क्या 8-10 आएंगे तो 1-2 तो उसके करीब पहुंच ही जाएंगे। मेरा अनुमान जो है 140 प्लस था, लेकिन 150 और 160 पहुंच जाएंगे, ये मेरे लिए भी बैंड में कल्पना के परे है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि शिवराज की लाडली लक्ष्मी योजना जो है, लाडली बहना योजना है, उसके साथ ही जो अमित शाह की रणनीति थी, जो उन्होंने 23 जुलाई को प्रियंका गांधी की ग्वालियर में रैली के बाद जो उन्होंने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर आपके कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सब स्टालवर्ड्स को उतार के जो प्रियंका गांधी एक वो सेट कर गई थी, गुरु मंत्र दे गई थी कि केवल शिवराज को फोकस रख के हमला किया जाए। और उस समय बीजेपी मतलब बहुत खराब स्थिति में थी, तो वो डाइवर्ट करके उन्होंने उसको डाइवर्सिफाइड कर दिया और मामले को वो कर दिया। और किसी जीती बाजी को कैसे हारा जाए ये कांग्रेस से सीखने की ज़रूरत है, और हारी हुई बाजी को बीजेपी कैसे जीत जाती है उससे बीजेपी से सीखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व को आगे बढ़ाकर शिवराज के प्रति पनप रही जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको काफ़ी न्यूट्रलाइज नहीं किया, बल्कि उसको मतलब बहुत ही मटेरियलाइज मतलब बहुत ही पक्ष में सकारात्मकता की तरफ ले गए। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि कांग्रेस ने जो है उसका ठेका जो है
एक आईपीएल टीम की तरह जो है कमलनाथ को 2018 से दे रखा था। उसके फ्रेंचाइजी कमलनाथ थे और उसका जो है आप दिग्विजय सिंह कहें तो मेंटर थे, लेकिन पिछले चुनाव में उनके स्टार प्लेयर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब उनको ही आपने बाहर कर दिया और उनको आपने गद्दार कह दिया। तो उन्होंने इस चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि सिंधिया गद्दार नहीं थे, वो खुददार थे और उन्हें खुददारी के बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ी थी। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। चौथी चीज़ ये है कि सामूहिक नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस की आप बात करें तो आप बताइए कि उनके बचे हुए नेताओं में सुरेश पचौरी कहाँ थे, उनका कितना उपयोग पार्टी ने किया। अरुण यादव कहाँ थे। मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा क्या चल रहा है आपके इलाके में, तो उन्होंने कहा मैं तो खेतीबाड़ी में लगा हूँ। अब बताइए जो 2018 के मई तक जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है जिसने अपने पाँव से मध्य प्रदेश को नापा था, उसको आपने खेतीबाड़ी तक सीमित कर दिया। आपने डॉक्टर गोविंद सिंह का उपयोग नहीं किया, आपने जो है अजय सिंह का उपयोग नहीं किया। तो आपने अपने पास में जो उपलब्ध संसाधन जी, मैं आपको 2 मिनट की रोकूंगा। अरे एक चीज और बोल दूं मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की आ रही है, वो ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास क्या आऊंगा। देखते हैं चुनाव आयोग क्या जानकारी दे रहे हैं चुनाव के बारे में। जी अनुपम राज। आवाज तो नहीं जाएगी, अपन कॉल करेंगे। परसेंटेज कितने उसको मत मिले वो आ रहा है। एक रिपोर्ट ये है जिसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं, किसको कितने मत मिले, कौन किससे कितना आगे पीछे है, वो भी आ रहा है। तो कई तरह के रिपोर्ट्स हैं उसमें। इसमें जैसे सब तो ब्रीफिंग कर रहे हैं। जी राजेश जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं कह रहा था कि आपने एक तो इन चीज़ों को लड़ा नहीं, और कमलनाथ जो है केवल अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। और मैंने ये पहली बार मैं सुन रहा था कि भारतीय संसदीय इतिहास में कि कोई सांसद को कोई उसका पिता जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ये अधिकृत कर दे कि वो पहले विधायक चुनेगा, उसके विधायक प्रत्याशी का नाम घोषित करेगा, फिर हाईकमान घोषित करेगा, या वो उनका बेटा जो है वो 7 तारीख की डेट फिक्स कर देगा कि साहब शपथ लेंगे इतनी तारीख को। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस और अति विश्वास और मध्य प्रदेश को ना समझ पाने वाली बात जो एक बहुत बड़ा कारण बना। 1993 में भी कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन तब के तत्कालीन कद्दावर नेता कांग्रेस के अर्जुन सिंह जी ने उनको साफ कह दिया था कि आपको मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और कमलनाथ उसी चीज़ को 1918 से गांठ बांधकर तब से बैठे हुए थे, और 1918 से लेकर 23 तक उन्होंने यही कोशिश कर ली कि मध्य प्रदेश की जनता की स्वीकार्यता उनको मिल जाए, जबकि स्थिति ये थी कि वो अपनी कार्यकर्ताओं के बीच में भी उतनी स्वीकार्यता नहीं बना पाए। ले दे के मामला केवल दिग्विजय सिंह पर रुका था, जिनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छी पकड़ है, लेकिन उनके साथ भी अगेन ही मामला होता। वो खुद ही कह चुके कि जनता के बीच हम जाते हैं तो हमें वोट नहीं मिलते। तो उनके पास में जो युवा चेहरे थे उनका उपयोग नहीं किया, और ले दे के केवल प्रियंका गांधी ऐसी नेता थी जो कि कांग्रेस के लिए वोट जुटा पा रही थी, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं थी और उनकी भी अपनी सभाओं का आप देख रहे थे। तो ऐसा लगा कि दोनों नेता जो बड़े थे, जिनके कर्णधार बन गए थे इस मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो अपने अपने बेटों को आगे बढ़ाने के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन उनमें से दिग्विजय सिंह जी के बेटे जो हैं जयवर्धन सिंह, वो उनसे नकुलनाथ से ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा काबिल हैं, तो वो अपने आप को उनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा इस चुनाव के बाद में। और बाकी जो है कांग्रेस कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस के नेताओं का राजनीतिक भविष्य मध्य प्रदेश में क्या होगा और उनके बेटों का क्या होगा। खैर ये एक एनालिसिस की बात होगी, पूरे जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद में। लेकिन एक बात राजेश जी की मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, अगर मैं कहूं कि ये गलत नहीं होगा कि जो बीमारी डायग्नोज की पहले और फिर डायग्नोज करने के बाद उसका इलाज उसी दवा के साथ किया गया जो वहां पर फिट बैठ सकती। पंकज जी, क्या ये सारी स्ट्रेटजियां, क्योंकि अमित शाह ने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई, केंद्रीय नेतृत्व ने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई, फिर जो योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, खासतौर से लाडली बहना की हम जिक्र करेंगे, वो मुख्यमंत्री का फेस को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं सामूहिक तौर पर आगे जाएंगे। तो जहां जहां बीमारी थी वो डायग्नोज की गई और फिर उसी का इलाज किया गया, और यही नतीजा है, यही वजह है कि ये जो नतीजे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। क्या देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश में राजनीति में एक नया शब्द स्थापित परिभाषित किया, उसका नाम है कलेक्टिव एफर्ट्स या कलेक्टिव लीडरशिप। आपने नाम गिनाए आदरणीय अमित शाह जी के, केंद्रीय नेतृत्व के, सब एक हैं,
पूरी भारतीय जनता पार्टी नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल और कमल के चुनाव चिन्ह की विजय के भाव से पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है। कमल के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी कौन है, द्वितीय के विजय कमल की होना चाहिए भाव से जब मैदान में उतरते हैं तो यही परिणाम सामने आते हैं। और इस सबसे ऊपर सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शरद जी, उसका नाम है मोदी की गारंटी। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और दूसरी कांग्रेस पार्टी थी। आपने पूरा कैंपेन, कांग्रेस ने एक नेगेटिव कैंपेन रन किया सर। सिर्फ बीजेपी की योजनाओं की जो धरातल पर थी लोगों को डिलीवर होनी थी। हमारा तो ये बोलना था कि डिसीजन भी है और डिलीवरी भी है, घोषणा भी और क्रियान्वयन भी है। और ये पिछले 2003 से बराबर करते हैं। आप शरद जी देखिए 2003 से हम 23 तक आ गए, एक बार भी कांग्रेस पार्टी 116 का मार्क टच नहीं कर पाई। पिछली बार सिंधिया जी की दम पर, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राजेश जी ने उल्लेख किया, सिंधिया जी पिछली बार कांग्रेस पार्टी में थे तो 26 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई ग्वालियर चंबल से, जिसने कांग्रेस को 114 का आंकड़ा दिया और सरकार बनाने की कांग्रेस हिम्मत जुटा पाई। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है ग्वालियर चंबल में? 28 सीटों से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उन्हीं सिंधिया जी को आपने क्या क्या नहीं कहा। तो आपका पूरा कैंपेन नेगेटिव। प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द हरे शर्माना चाहिए। अब यदि हम कहें कि पनौती कौन है, फिरोज गांधी का परिवार, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पर ये कांग्रेस के संस्कार हैं। ट्रेंड चल रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के शरद जी बूथ के कार्यकर्ता का क्या, 2 साल पहले इस मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ को डिजिटल किया। पूरे देश के बीजेपी संगठन ने उसका अनुसरण किया, प्रशंसा करी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 64,513 बूथ पर फिजिकल भी डिजिटल भी 100 लोगों की टीम बूथ पर है। उनसे कभी भी प्रत्यक्ष संवाद शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ता नेतृत्व कोई भी कर सकता है। और उन भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर, संगठन की क्षमता के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था ना, प्रत्येक मतदान केंद्र पर 51% मत भाजपा के पक्ष में, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और सफल हुई इसके लिए जो ये टैली है, 165 का आंकड़ा 2013 का था शरद जी बीजेपी का, 2003 का था 173 का, उसको हम पार करके 165-173 के आसपास जा रहे हैं। और जब ये बात करते थे कि 150 के पार, तो मजाक उड़ाते थे कि 150 के पार कांग्रेस बात कर रही है। कभी 200 पार का नारा 18 में दिया था। अरे भाई 18 की बात 18 में थी, हम 23 की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने शरद जी पूरा कैंपेन सिर्फ झूठी आलोचना पर, उन्होंने क्या धारणा बना ली थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गालियां बको, प्रधानमंत्री जी को गाली बको, मुख्यमंत्री शिवराज जी को गाली बको, सिंधिया जी की बुराई करो, वीडी शर्मा जी की बुराई करो, सिर्फ इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव कुछ था ही नहीं। जिन योजनाओं की कांग्रेस, और उसके साथ दूसरा बैकलॉग था उनका, 2018 की 15 महीने की सरकार के झूठ का पुलिंदा और पिटारा उनके साथ था। कौन से किसान की आपने कर, छत्तीसगढ़ देख लीजिए क्या हाल है, वहां तो 5 साल पूरे मिले ना शरद जी, बहुत अच्छा काम किया होता, क्यों सुपड़ा साफ होता। राजस्थान क्या हाल है, वहां 5 साल पूरे मिले, वहां मैदान साफ कांग्रेस का। ऐसा इसलिए कि जहां अवसर मिलता है कांग्रेस पार्टी को, और आप देखिए 15 महीने के बाद इनको अवसर था बाईपोल का, वहीं कांग्रेस को जाग जाना चाहिए था। तो कांग्रेस ने बोला नहीं, तो सरकार धनबल बाहुबल शायद अभी भी गाएंगे, ईवीएम की बात तो कर रहे हैं। अच्छा, अधिकारी कर्मचारी पर बीच पड़े शरद जी, मतलब हद है। अपने आप गिरेबान में झांकने की बजाय सारे दोष दूसरों के। ठीक बात। श्रीमान कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, नमस्ते करो राजनीति को सर, आपके दोनों के प्रति आदर के साथ कि आयु हो गई, अब विश्राम करो। नए लोगों की, अरुण यादव खेती कर रहे हैं, सोचिए आप, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भले आदमी अरुण यादव कि मेरी फसल लूट के ले गए कमलनाथ। ठीक है पंकज जी, आपकी बात आ गई। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें, फिर हम छत्तीसगढ़ भी चलेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, 2-3 बात जो पंकज जी ने भी कही, वो चीज को ही आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ कि पहली चीज तो ये कि पूरे विश्व में एक दक्षिण पंथ की जो है हवा बह चुकी है। अभी आप हॉलैंड, नीदरलैंड उदाहरण देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, वहाँ पर सब जगह दक्षिणपंथी सरकार आ रही है। वो कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस जो है, मैंने जो वामपंथी विचारधारा है, उसके पास में विचार तो है, लेकिन उसको संवाहन करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए उनके पास मासेस नहीं है। तो जैसे कि कौए के घोंसले में कोयल अपने अंडे रख देती है और वो कौआ समझता है कि वो हमारा ही अंडा है और उसको वो जो है सेती रहती है, और बाद में वो कोयल बन के फुर्र से निकल जाती है। इस तरह से वामपंथ जो है वो कांग्रेसी कंधों पे सवार हो गई है। दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक जो है वो इनके जो है वामपंथी कोयलों को अपने कंधों पर ढो रहे हैं। जिस दिन इससे आप मुक्त नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये, भारत में एक और चीज़ हो रही है,
एक कांग्रेस ने अपना जिस तरह का एक माइंड सेट कर लिया है। 2008 में जमुना देवी जब नेता प्रतिपक्ष थी तो एक बात कहा करती थी कि अब तो हमारे यहाँ के आदिवासी लोग भी बोलने लगे हैं कि कांग्रेस एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। तो वो बहुत ही मतलब एक कड़वा सच था जो जमुना देवी मतलब पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बोल पाई या नहीं बोल पाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलती थी। और इधर दूसरी तरफ उसकी तरफ क्या हुआ कि एक तरफ जब ध्रुवीकरण वहाँ होना शुरू हो गया या भोपाल में उत्तर और मध्य जैसी सीट जीतना शुरू हो गई या दक्षिण नरेला जैसी सीट पर बहुत संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगी, तो दूसरी तरफ जो है कि भारत में एक सनातन ही जो भाव है वो पैदा हो गया और बढ़ने लगा और आगे और बढ़ेगा। जैसे इस फैक्टर पे देखना होगा कि आगे किस जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वाकई में कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत होगी इन नतीजों के बाद में कि क्या नहीं वो इसलिए नहीं हो सकता है, वो इसलिए नहीं हो सकता है शरद जी, मैं आपको बताऊं इसलिए नहीं हो सकता कि कांग्रेस में जो वामपंथी जो वो बैठे हुए हैं ना, जो जेएनयू के जो पार्ट टाइमर जो बैक ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, वो राहुल गांधी को कुछ लोग जो है जनेऊ की तरफ पकड़ के लाते हैं और वो जो है वो उनको खींच के फिर जेएनयू की तरफ ले जाते हैं। तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनेऊ और जेएनयू के बीच में झूल रही है। एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। खैर वो एनालिसिस संभवतः कांग्रेस पार्टी के अंदर भी होगा। मैं छत्तीसगढ़ चलना चाहूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी बड़े अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, वहां भी बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। मैं अवधेश के पास चलना चाहूंगा। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया शरद जी। जिस तरह से वक्त का कांटा 4:30 बजे की ओर इशारा कर रहा है और ये भी इशारा कर रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा आमूल चूल किसी परिवर्तन की उम्मीद दिख नहीं रही है कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, उत्साहित है, वो आयोजन कर रही है, वो उत्साह मना रही है अपनी जीत को लेके। और एक बड़ी खबर इसी बीच में ये कि कुशाभाऊ ठाकरे में उच्च स्तरीय बैठक बीजेपी की शुरू हो चुकी है। ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मंडाविया सहित छत्तीसगढ़ के स्थानीय बड़े नेता उस बैठक में बंद कमरे में बैठक जारी है, वहां पे चर्चाओं का दौर जारी है। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है क्योंकि 56 सीट जो है टैली में फिलहाल जो रुझान है 56 सीटों के साथ आगे है। अब कुछ मैं सीटों का अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि बिलासपुर से अमर अग्रवाल चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री रह चुके 15 साल तक। 2018 में करारी हार उन्हें झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर से एक बार जनता ने उन पर भरोसा जताया और वो चुनाव जीत चुके हैं। कसडोल से कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड के रूप में या वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में संदीप साहू जो आए थे वो लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। राजिम का रुख कर लिया जाए, राजिम से बीजेपी के रोहित साहू ने चुनाव में जीत दर्ज की है। अमितेश शुक्ल जैसे बड़े और कद्दावर नेता को रोहित साहू ने पटकनी दी है, वो भी लगभग 12,000 वोटों से। बिंद्रा नवागढ़ में कांग्रेस के जनक ध्रुव चुनाव जीते हैं। केसकाल से नीलकंठ टेकाम जो आईएएस थे, वीआरएस लेके वो बीजेपी में शामिल हुए थे और वो चुनाव जीत के वो सदन तक पहुंचे हैं। चौंकाने वाले परिणाम महासमुंद से भी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर की करारी हार हुई है। योगेश्वर सिंह जो है वो लगभग 15,000 वोटों से जीते हैं। ननकी राम कंवर की भी 80 साल के सबसे वयोवृद्ध नेता बीजेपी के थे मौजूदा समय में, 80 साल के लगभग 22,000 वोटों से उनकी भी हार हुई है। पंडरिया से भावना वोरा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भांजी भी उन्हें बताया जा रहा था, वो लगभग 10,000 वोटों से वो चुनाव जीत चुकी है। अब दूसरी और सबसे बड़ी अपडेट कि मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री तकरीबन 35,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए, उज्ज्वल दीपक जी जुड़े हुए, रिसर्च एनालिसिस टीम के अहम हिस्सा है, अहम सदस्य। दीपक जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता युवा नेता मणि वैष्णव है, मणि जी आपका भी स्वागत है। दीपक जी, पहला रिएक्शन आपका इस टैली को देख के? पहला रिएक्शन मेरा अवधेश जी ये है कि मैं आपको मिठाई खिलाना चाहूंगा और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी मैं मिठाई खिलाना चाहूंगा। कृपया मिठाई खा के, लड्डू खा के हमारे जश्न में शामिल हों। नहीं ठीक है, आप जरा जश्न मनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार अपना बयान आप जारी कर दीजिए कि क्या कहेंगे इस तरह के समीकरण को। क्या आप लोगों ने उम्मीद की थी? बड़ा ही क्रिएटिव कैंपेनिंग था आप लोगों के साइड से इस बार। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से हम पे भरोसा किया और भरोसा ऐसा किया कि जबरदस्त जीत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। हम हृदय से आभारी हैं। मैं अभी मन जो है बड़ा थोड़ा इमोशनल है। हम इतना प्यार देख के छत्तीसगढ़ की जनता का, और हमें विश्वास था और हमें पूरा यकीन था कि हमें ये परिणाम मिलने वाला है। जबरदस्त अंडर करंट था बीजेपी का
और जनता हमारे साथ तो आई ही, पर कांग्रेस सरकार की कुकर्मों का जवाब है। जो युवाओं की नौकरी बेची है जिस सरकार ने, उस सरकार के लोगों की नौकरी छीन ली है छत्तीसगढ़ के लोगों ने। जिस छत्तीसगढ़ के युवा ने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया था, उसी युवा ने आज इस सरकार के कपड़े फाड़ दिए हैं। जिन महिलाओं को शराबबंदी का वादा करके झूठे वोट लिए गए थे, आज उन महिलाओं ने छत्तीसगढ़ की सरकार को उखाड़ फेंका है। मेरा फिर से एक बार हार्दिक धन्यवाद। मणि जी, चिंतन मनन और समीक्षा तमाम दौर जो है अब कांग्रेस में शुरू होगा, लेकिन मौजूदा समीकरण को कैसे देखते हैं? कहां बड़ी चूक हो गई? आप प्रवक्ता हैं, पार्टी के रीति नीतियों को लगातार अब टेलीविजन डिबेट में आप रखते हैं, कहां बड़ी चूक मानेंगे? सरगुजा जैसे संभाग में लगभग सुपड़ा साफ। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर जनादेश यही है तो ये जनादेश हमें स्वीकार है। हम काम करने वाले लोग हैं, 5 साल हमने सत्ता में रहकर जनता के लिए काम किया। अब अगर जनादेश ये है कि हम विपक्ष में रहें तो विपक्ष में रहकर जनता के लिए आवाज उठाएंगे। बात यह है, देखिए, महतारी बंधन योजना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रमित किया है छत्तीसगढ़ की जनता को, महिलाओं को, उसका एक बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिला है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा तो कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन वादों को पूरा करने वाली नहीं है। और इसके लिए हमें फिर से आवाज उठाना पड़ेगा, इन वादों को पूरा करने के लिए, दबाव बनाने के लिए। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम में लाकर या फिर सांप्रदायिकता का उपयोग करके इन सारे हथकंडों को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ठीक है, उन्हें बधाई है, वो जीत गए हैं, लेकिन हम विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष में रहकर आपके ऊपर दबाव बनाकर जनता के लिए काम भी करवाएंगे। एक बड़ी अपडेट दे देते हैं शरद जी अपने दर्शकों को कि पाटन विधानसभा का परिणाम आ चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तकरीबन 15,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को चुनावी रण में उतारा था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने परंपरागत सीट 2008 का जिक्र छोड़ दिया जाए, अगर उसे अलग कर दिया जाए तो लगातार वो जीतते आए हैं पाटन विधानसभा से, और एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। दीपक जी, मैं आपको रोकूंगा, एक अपडेट यहां से भी देना चाहूंगा मुख्यमंत्री के बारे में ही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां से चुनाव जीत गए हैं और उनकी इस बार बम्पर जीत हुई है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ा अपडेट है इस बार का। राजेश रोठे जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक छोटा सा कमेंट उनका लेके फिर मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी प्लीज। अवधेश जी, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में 2-3 चीजें बोलना चाह रहा था, जो इनपुट मुझे मिलते रहे हैं। एक चीज़ तो ये कि जो ईसाई धर्मांतरण वहाँ पर पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन भूपेश बघेल के दौर में ये आदिवासियों का धर्मांतरण बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पनपा। और जो मोहम्मद अकबर जो 30,000 वोटों से 35,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर ईसाई धर्मांतरण के जो पैरेलल वहाँ पे मुस्लिम धर्मांतरण आदिवासी उनका करना शुरू कर दिया। तीसरा, कर्ज माफ़ी की जो बात है, कर्ज माफ़ी में पिछली बार जो हुआ था, तो जो बड़े किसान जो है इसका फ़ायदा उठा लेगा, 50-50 लाख से 1-1 करोड़ रुपए तक के कर्ज माफ़ हो गए। इससे जो आम आदिवासी जो कर्ज ले ही नहीं सकता वो बड़ा नाराज़ हुआ था, और इस बार उन्होंने कर्ज माफ़ी फिर से घोषित कर दी। तो वहाँ पर जो बड़े किसान थे जिनने 5-5, 10-10 एकड़ के पट्टे अपने रिश्तेदारों के, नातेदारों के नाम करा रखे थे, उन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए के लोन फिर ले लिए। तो आदिवासियों के अंदर ये भावना थी कि ये कैसे होगा। चौथी चीज़, जो महापौर थे रायपुर के एजाज ढेबर और मोहम्मद अकबर ने मिलके रायपुर शहर में जो है रोहिंग्याओं को जिस तरह से बसाया, तो उसकी प्रतिक्रिया भी वहाँ पर सामने आई, और वो जन भावना वहाँ का जिस तरह से उभर के आ रही थी, वहाँ से मेरे को पिछले 1-1.5 महीने से फीडबैक मिल रहा था। अंडर करंट को कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं या कोई बात है, अंडर करंट नहीं, खुला करंट दिख रहा था वहाँ पर कि ये भूपेश बघेल पर आगे चल के भारी पड़ने वाला है। चौथी चीज़ ये है कि जो टी.एस. सिंहदेव बाबा जो हैं आपके, वो उन्होंने 2.5 साल का जो वो हुआ था कि मुख्यमंत्री रहेंगे, जब वो नहीं हुआ तो आखिरी के 6 महीने में उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। तो टी.एस. बाबा की छवि भी उससे डैमेज हुई, इसका सरगुजा जिले में प्रभाव पड़ा। अवधेश जी आप जारी रखिए आप अपनी चर्चा को। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आप बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से सरगुजा ने 2018 में जो मैंडेट दिया, ठीक उसके उलट इस बार मैंडेट सरगुजा ने दे दिया है। टी.एस. सिंहदेव बेहद करीबी से लगभग 300 वोटों के मार्जिन से फिलहाल पीछे चल रहे, अंतिम राउंड की गिनती चल रही है। लेकिन टी.एस. सिंहदेव के अंबिकापुर सीट के अलावा शेष 13 के 13 सीटों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ।
जिस रोहिंग्या मुसलमान को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में मुद्दा बना, बृजमोहन अग्रवाल जी का जिक्र आपने किया, लगभग 60,000 वोटों से लीड कर रहे हैं वो। 2 राउंड की गिनती बाकी है। आज तक इतने बड़े मैंडेट के साथ बृजमोहन अग्रवाल कभी चुनाव जीते नहीं। 7वां उनका चुनाव है, 60,000 वोट। राजधानी रायपुर के जिले के 7 सीटों में पहली बार ऐसा इतिहास हुआ है कि 7 के 7 सीटों पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। रायपुर ग्रामीण से लेकर राजिम तक की बात कर ली जाए, हालांकि गरियाबंद जिले में आता है, लेकिन 7 सीटें रायपुर की 7 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। और जीत हार का अंतर पे भी अगर नजर डाल दी जाए तो अनुज शर्मा रायपुर से जाके धरसीवा में चुनाव लड़ते हैं और 40,000 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। 44,000 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। मोतीलाल साहू, जो सत्यनारायण शर्मा कद्दावर नेता, अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ हिस्से के मुख्यमंत्री कहे जाते थे, उनके बेटे पंकज शर्मा चुनावी मैदान में उतरते हैं। उस मोतीलाल साहू को, जिसे पिछले चुनाव में बीजेपी ने पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़ाया था, उन्हें वहां से आयातित करके इस बार ग्रामीण से चुनाव लड़ा दिया और वो 35,000 वोट से आगे चल गए। पश्चिम का भी यही हाल है। जिस राजेश मूणत के 15 साल के शासन और कार्यकाल को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया, विकास उपाध्याय को एक यूथ लीडर के रूप में चुनाव जिता के उन्हें सरकार तक पहुंचाया, संसदीय सचिव बनाया गया, वो लगभग 35,000 वोट से आगे चल गए। तो मैं दरअसल जो मुद्दे थे, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि अंडर करंट जैसी कोई स्थिति दिखाई पड़ नहीं रही थी, खुला खेल था। अगर खुला खेल नहीं होता तो बृजमोहन अग्रवाल कभी भी 60,000 वोटों से लीड नहीं करते, मोतीलाल साहू 35,000 वोटों से आगे नहीं होते, रोहित साहू बेहद 35 साल के युवा धनेन्द्र साहू जैसे कद्दावर नेता को पटकनी दे देते हैं। आरंग में उस समय एक बड़ी चर्चा हुई कि सुखवंत साहब जो 1 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। कद्दावर मंत्री शिव कुमार डहरिया कद्दावर मंत्री माने जाते, उनके खिलाफ बीजेपी ने टिकट दे दिया और यह माना गया राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया। सुखवंत साहब 10,000 वोट से आगे चल रहे, कभी भी वो पीछे नहीं हो पूरे 14-15 राउंड की गिनती। एक बात तो साफ है, तो दीपक जी आखिरकार ये इतना बड़ा कह रहे हैं चूक है। एक बात तो बिल्कुल साफ लग रही है, राजेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि ये लग रहा था कि जीत का जश्न मनाइए। कांग्रेस 75+ का नारा दे रही थी। कांग्रेस के नेता रिटायरमेंट की ओर हैं, इसलिए 75 का नारा दिए थे। क्या लगता है कि किन घोषणाओं से जो है बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है? सबसे पहले जनता का भरोसा भाजपा पर था, उनको मालूम था कि भ्रष्टाचारी को मुक्त करना है और जितने भी मुद्दे भाजपा ने तय किए, चाहे वो किसानों पर का मुद्दा हो, महतारी वंदन का हो, हर मुद्दों पर जनता ने अपना भरोसा भाजपा के साथ व्यक्त किया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सह प्रभारी नितिन नवीन और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता ने जो भरोसा जताया है, इस वजह से बीजेपी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांग, NBS TV रायपुर। राजेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके की बातें आ रही हैं और जो एनालिसिस अवधेश ने किया कि कोई अंडर करंट जैसी बात भले ही एक चर्चा में रही हो, लेकिन स्थितियां जो समझ में आ रही थी और स्पष्ट हो गई थी कि नतीजे यही इसी तरीके से जाएंगे, भले ही एग्जिट पोल जो भी कुछ कह रहे हों। लेकिन एक बात राजेश जी, क्योंकि आपका अच्छा अध्ययन दोनों स्टेट्स को लेकर है कि जो बीजेपी ने जो चाहूंगा, एक बड़ी खबर है शरद जी, मैं आपको एक बार टोकूंगा माफी के साथ। चित्रकूट विधानसभा से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दीपक बैज, PCC अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के विनायक गोयल चुनाव जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी खबर, मंत्रियों के बाद PCC चीफ दीपक बैज चुनाव हारे हैं। इससे पहले हमने देखा कि 3-4 सर एक बड़ी जीत हासिल। चलिए हटिए रास्ता, चलिए हटिए, बताता है कि कांग्रेस कितने बड़े एक ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गई थी कि जो जनता का मूड समझ नहीं पाई थी। मणि जी, आपका भी अक्सर दीपक बैज भी चुनाव हार गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना के नाम पे और तमाम प्रकार की योजनाओं के नाम पे जनता को भ्रमित करने का काम किया है, साथ ही फॉर्म भी भरवाया है और इनका जो भ्रम है वो जमीन तक पहुंचा है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को उन्होंने भ्रमित करने के बाद जो है इस प्रकार की जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। उसका जवाब है भैया, हमने 14 सीट, हम 14 सीट पे नहीं, हम कम से कम 14 सीट पे तो नहीं है ना, 14 सीट पे तो नहीं है ना, कम से कम अभी भी सम्मानजनक सीट है, 33-34 सीट सम्मानजनक सीट, 14 सीट पे कभी नहीं रहे हम आज तक। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जो है पिछले बार नकारा गया था, इसीलिए नकारा गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी वादों को पूरा नहीं किया था। इन्होंने 3 बार के कार्यकाल में 150 वादे किए थे, उसमें से 30% वादों को भी पूरा नहीं किया और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोलकर सत्ता में आ चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है, जनादेश स्वीकार है हमें, लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह की भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफ पार्टी है और वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है और हम विपक्ष में रहने को तैयार है, हम विपक्ष में रहने को तैयार है, हम विपक्ष में रहने को तैयार है और आप पर दबाव डालकर हम आपकी
कहा किए था? हैं वादों को पूरा करवाएंगे। किसने कहा था? चलो, शराबबंदी का वादा किसने किया दीपक था? जी, मैं एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि कांकेर जिले के 3 सीटों पे तीनों के तीनों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांकेर के 3 विधानसभा, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर प्रॉपर कांकेर, इन तीनों में, माफ कीजिएगा, भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी चुनाव जीती है और कांकेर और अंतागढ़ में बीजेपी ने परचम लहराया है। मतलब ये कि सावित्री मंडावी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई। जो उपचुनाव जीत के मनोज मंडावी, दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है, वो जो उपचुनाव में जीत के आई थी, वो अपना सीट बचाने में कामयाब रही। लेकिन उसके अलावा विक्रम उसेंडी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे, पहले सांसद थे और प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने चुनावी जीत हासिल की है। दीपक जी, अब आप अपनी बात कह लीजिए। अवधेश जी, पहले आपका जो एक पुराना प्रश्न था कि भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीत चुके हैं, पर हमें लगता है कि भूपेश बघेल जी को पहले कांग्रेस पार्टी ने डाउन साइज किया, उनको नकारा, उनका नारा हटाया। भूपेश पे भरोसा रहा नहीं था कांग्रेस पार्टी को, और इसके बाद पाटन सीट नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा नहीं रहा भूपेश बघेल पे और उनकी सरकार पे। भले ही वो पाटन से बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत गए हों, पर शुरुआत से आज सुबह से वो हार रहे थे, वो ट्रेल कर रहे थे और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी जबरदस्त हार हुई है। उनके मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्य चुनाव हार चुके हैं। आज विधानसभा में अपने आप को वो अकेला पाएंगे। 35, 34, 32, 29, 28 जितने भी उनके सदस्य चुन के आते हैं, उनके बीच भूपेश बघेल अपने आप को अकेला ही पाने वाले हैं। महादेव ऐप सट्टा खिलाने वाले लाखों कार्यकर्ता उनके साथ है, भूपेश बघेल अकेले नहीं है। की सीट बेचने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल के साथ है। जनता ने करारा तमाचा मारा है, हम जो है जिम्मेदारी निभाएंगे। आप जैसी वादा खिलाफ पार्टी को मजबूर कर देंगे वादों को पूरा करने के लिए, मजबूर कर देंगे। जो वादे पूरे किए हैं, जो वादे आपने किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये भरपूर जवाब दिया छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, जिसे 5 साल इस भ्रष्ट चोर मुख्यमंत्री ने ठगा है, झूठ बोला है, फरेब किया है, महिलाओं को धोखा दिया है। चोर कौन है, कड़ी पार कौन है, सब अच्छी तरह पता है, सबको पता है। एक बड़ी खबर सरगुजा से, जिस सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने की बात कही जा रही थी। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 240 वोटों से चुनाव हार गए। बड़ी खबर, सुमित सिंह हमारे साथी जो है संवाददाता है, उन्होंने खबर दी है कि टीएस सिंहदेव खुद अपना चुनाव हार गए हैं। 240 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। भाजपा के राजेश अग्रवाल ने वहां पे चुनावी जीत दर्ज की है। एक बड़ा ही मैंडेट बीजेपी को पूरे सरगुजा में मिला, क्योंकि केवल टीएस सिंहदेव जो थे वो आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आगे होंगे, लेकिन अब जनता ने अपना रुख दे दिया, अपना मत दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि 14 की 14 सीटों पे जो है वो बीजेपी वहां पे कामयाब होगी। अंतिम आंकड़े आना बाकी है। सुमित सिंह उस आंकड़े को करेक्ट कर रहे हैं, अंतिम आंकड़े आने बाकी है। लेकिन बड़ी खबर कि टीएस सिंहदेव अगर 270 वोटों से पिछड़ते हैं तो यह माना जा सकता है कि अंतिम आंकड़े आ गए 240 वोट, 270 नहीं 240 वोटों से टीएस सिंहदेव जो है वो चुनाव हार गए हैं। दीपक जी, इस पर 10 सेकंड का रिएक्शन पे मणि जी का रुख करूंगा मैं। माननीय टीएस सिंहदेव जी से मेरी हार्दिक सहानुभूति है। पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको बेवकूफ बनाया और अब जनता ने उनको चेहरा दिखा दिया है, क्योंकि वो जिस वादे के साथ जिन्होंने सरकार बनाई थी, सरगुजा के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया, उनके साथ भी अन्याय हुआ और अब जनता जान चुकी थी कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और इससे करारा जवाब जनता उन्हें इस चुनाव में दे चुकी है। ठीक है, मात्र 270 वोट, 240 वोट जैसा आपने बताया, उससे वो चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, मैं मणि जी का रुख कर लेता हूं। मणि जी, पूरे प्रदेश में इस तरह का लहर चला, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि जो कांग्रेस अब की बार 75 पार का नारा देती थी वो इस तरह से आके टिक जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो घोषणाएं थी वो जनता तक शायद न पहुंच पाई, उसका प्रचार प्रसार ठीक से ना हो पाया, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन एक बात होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रम जाल था वो जमीन तक पहुंचा, जन जन तक पहुंचा। घोषणाओं पे भरोसा ही नहीं रहा, 5 साल में वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। किस भ्रम की बात कर रहे हैं? सरकार बन रही है, सरकार बनने की बात कर रहे हैं, बात करेंगे 3 महीने बाद अच्छी तरह से। ये कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं वाले तो है नहीं, लेकिन हम भी पक्ष में रहेंगे और दबाव डाल डालकर एक एक वादा जो आपने किया है वो सारे वादों को हम पूरा करवाएंगे। अरे हम खुद पूरा करेंगे, आपको इतना वादा पूरा किया आपने देखा, हमने 15 साल के शासनकाल में। देखिए, टैली है, अंतिम समय चल रहा है मतगणना का, 1 से 2 घंटे का वक्त शेष है, 4 बजे 40 मिनट का वक्त हुआ है और जहां जहां पे मार्जिनल बहुत कम जो मार्जिन है वहां पे परिणाम पलटते पलटते दिखाई पड़ेंगे। दीपक भाई, जिस तरह से हमने देखा कि बेहद कम मार्जिन से चुनाव हारे, टीएस सिंहदेव चुनाव हारे और आंकड़े जो है वो 55 से कम होकर 50 तक पहुंच चुके बीजेपी के कुल सीटों की संख्या। दीपक जी, इस पे भी ध्यान रखिएगा आप। अरे बिल्कुल ध्यान है, हमारी सीटें 50 के ऊपर, हमारी कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है।
इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मणि जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम तो काम करने वाले लोग हैं। अगर सत्ता में रहेंगे तब भी काम करेंगे, विपक्ष में रहेंगे तब भी मणि जी एक बार मैं रोकूंगा। बड़ी खबर आ गई अंबिकापुर विधानसभा से 240 वोटों से हारने के बाद टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की ओर से रीकाउंटिंग की अपील की है और उनके रीकाउंटिंग को स्वीकार कर लिया गया है। अंबिकापुर विधानसभा में रीकाउंटिंग होगा। 240 वोटों से टीएस सिंहदेव पिछड़ गए थे। रीकाउंटिंग की अपील कांग्रेस की ओर से की गई है और जिला प्रशासन ने इस रीकाउंटिंग की अपील को स्वीकार कर लिया। फिर से अंबिकापुर में गिनती होगी। दीपक जी अब एक बार आप जवाब दे दीजिए। अभी रिकाउंटिंग भी होगी और ईवीएम पे प्रश्न भी उठाए जाएंगे भाई साहब। अभी कांग्रेस पार्टी जो है और जो भ्रम की बात बार बार कर रहे हैं, ये कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं? शराबबंदी वाला भ्रम, महादेव सट्टा वाला भ्रम, पीएससी की सीटें बेचने वाला भ्रम। अरे भाई आप शराबबंदी चाहते तो वादा क्यों नहीं किया? बात यह है यहां से भी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं लगातार नतीजों को लेकर और उसमें कहीं ना कहीं बड़े चेहरे जो यहां कांग्रेस के भी हैं वो भी धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। पीसी शर्मा भी जो चुनाव है वो हार गए हैं। भगवान दास सबनानी ने पीसी शर्मा को हरा दिया है। करीब 14,000 वोटों से जो हार है वो पीसी शर्मा की हुई है। लगातार जो कहा जा रहा था बाहरी उम्मीदवार के लिए, लेकिन भगवान दास सबनानी को हमने आज सुना भी, उन्होंने कहा मैं बाहरी नहीं भारी प्रत्याशी हूं। पंकज जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इन जो बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनके धराशायी होने पे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पराजय की कगार पर हैं। पीसी शर्मा जी कल तक कह रहे थे कि कांग्रेस की न्यूनतम 140 अधिकतम 175 सीटें आएंगी। वो पीसी शर्मा जी जिन्होंने 15 महीने के अपने मंत्री कार्यकाल में रेत की लूट के रिकॉर्ड तोड़ डाले। कार्यकर्ता से दुर्व्यवहार का, पीसी शर्मा का दृश्य का व्यवहार देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पत्रकार हैरान परेशान थे कि वही पीसी शर्मा है जो 15 महीने मंत्री बनकर भगवान समझ लगा अपने आप को और अब फिर जनता के बीच थे। जनता ने बताया और कांग्रेस का सर जी यही दुर्भाग्य रहा कि जब जब इनको सत्ता का अवसर मिला उन्होंने लूट की, झूठ की, फूट का काम किया। हम सब ने मध्य प्रदेश में 15 महीने का कार्यकाल देखा। उसके पहले बंटाधार युग था 10 साल का और 15 महीने का कार्यकाल था। तो पीसी शर्मा की बात कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की बात कर लीजिए, सज्जन सिंह वर्मा की बात कर लीजिए, जीतू पटवारी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है हमारे पास, आईबी की रिपोर्ट है हमारे पास। कल तक रात तक बहस कर रहे हैं। 135 सीटें आ रही हैं, सत्ता बदल गई, अफसर हमको खबर दे रहे हैं। अरे शर्म करो। कुणाल चौधरी विधानसभा की रिपोर्ट नहीं रख पाए, अपनी विधानसभा रिपोर्ट। कुणाल चौधरी नीचे देखते ही नहीं थे, ऊपर मुंह करके चल रहा। अरे प्रभु, लोकतंत्र है दादा। कौन कौन आए, कौन कौन चले गए, टिका वही जो विनम्रता के साथ जनता के बीच रहा। स्थायी तो किसी का कोई कदर पद नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति, लोकतंत्र, चुनाव ये स्थायी है। हार जीत किसी की अस्थायी अस्थायी हो सकती है और ये कांग्रेस के लोगों के लिए सबक है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करोगे आप तो यही हश्र होगा आपका कि जीत के लाले पड़ेंगे। कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करके जाते थे, झूठे आरोप लगाते थे घोटाले के। शर्म नहीं आती इनको? आज क्षमा याचना कर, अभी 5 बजे पत्रकार वार्ता है भोपाल में, कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी और इनके जो प्रभारी आए थे। किनको ले आए थे कि साहब सुरजेवाला जी के कर्नाटक जीत गए थे, उनको ले आओ। अग्रवाल जी को हटा दिया मैं पहले, गोलू भैया को ले आए, क्या नाम था उनका, वो कोई प्लानिंग करते हैं गोलू भाई, उनको लेकर आ गए कि साहब वो कर्नाटक में थे। अरे कर्नाटक अलग था भाई साहब, ये मध्य प्रदेश है, नतीजा सिफर। पंकज जी 2 मिनट रुकूंगे। एक बड़ी खबर सागर से आ रही है, प्रीता ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर रहली विधानसभा क्षेत्र से, जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी के मंत्री गोपाल भार्गव 9वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, तो भारी मतों से गोपाल भार्गव ने यहां पर जीत हासिल की है। 72,800 वोटों से उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति पटेल को हराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सागर से, जहां पर गोपाल भार्गव ने भारी जीत यहां पर हासिल की है। भारी बहुमतों से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। 72,000 से ज्यादा वोट से ज्योति पटेल हार चुकी हैं। तो बता दें कि गोपाल भार्गव 9वीं बार विधायक निर्वाचित हुए। लगातार हम आपको अपडेट्स मध्य प्रदेश की बता रहे हैं, जहां पर बड़े चेहरे जो बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रहली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बम्पर जीत मिली है, एक बड़ी जीत मिली है। और एक बड़ा नाम कांग्रेस का जो हार चुका है दक्षिण पश्चिम सीट, जिसका जिक्र शरद जी ने किया था, यहां से पीसी शर्मा हार चुके और भगवान दास सबनानी जो है वो जीत चुके हैं। तो हम लगातार
हर सीट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की हर सीट की बात कर रहे हैं। और रहली की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट ये है, मंत्री गोपाल भार्गव 9वीं बार यहाँ पर विधायक निर्वाचित हुए हैं। गोपाल भार्गव यहाँ पर भारी बहुमतों से जीते हैं। ज्योति पटेल को उन्होंने, कांग्रेस की जो प्रत्याशी है ज्योति पटेल को भारी मतों से उन्होंने हराया है। 72,000 से ज्यादा वोटों से मंत्री गोपाल भार्गव चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल प्रीता, और ये बड़ी खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार तक विधायक रहने का, जो 8वीं बार लगातार विधायक रहने का उनके पास रिकॉर्ड था, और ये जो नौवीं बार हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है जी, क्या बड़ी खबर है प्रीता, प्लीज? बिल्कुल, अवधेश जी के पास छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। अवधेश जी, ओवर टू यू। हाँ, बेहद शुक्रिया आपका। देखिए, एक बड़ी खबर है, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह अपना चुनाव जीत चुकी है। भरतपुर सोनहत से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और वो अपना चुनाव जीत चुकी है 4,800 वोटों से। कांग्रेस के वर्तमान विधायक गुलाब सिंह कमरो को उन्होंने चुनाव हरा दिया है। वो 4800 वोटों से जीती है। केंद्रीय राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के कोटे से एकमात्र सांसद जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था मोदी मंत्रिमंडल में, वो अपना विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है 4800 वोटों से। ये बड़ी खबर। और दूसरी बड़ी खबर है कि अरुण साव जो है, उनके वोटों के, उनके जीत का जो अंतर है वो सामने आ गया कि 45,891 वोटों से वो भी चुनाव जीत चुके हैं। मतलब ये कि 2 सांसद जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। और 2 सांसद, छत्तीसगढ़ में 4 सांसद कुल जो है इस बार चुनावी मैदान में थे। दीपक बैच कांग्रेस से, वो चुनाव हार गए। विजय बघेल बीजेपी से, वो भूपेश बघेल के सामने थे, वो लगभग 18,000 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन रेणुका सिंह चुनाव जीत गई और अरुण साव चुनाव जीत गए। दोनों के दोनों बड़े चेहरे बीजेपी की ओर से, और दोनों ने चुनाव जीत लिया। शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, ये जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, खासतौर से छत्तीसगढ़ के बारे में। जैसे आपने बताया, हारने वाले, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी, यहाँ तो हालांकि विपक्ष में थी। लेकिन इन दोनों नतीजों का, दोनों स्टेट्स के जो नतीजे हैं उनका एनालिसिस राजेश जी के जरिए मैं चाहूँगा कि वो करें कि किस तरीके से बड़े बड़े चेहरे सरधराशायी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ भी कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो कुणाल के बारे में, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, PC शर्मा, तो ये कैसे आप इनको देखते हैं कि आखिरकार कहाँ चूक हो गई कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इनमें से जो ज़्यादातर जो अपने जो सज्जन सिंह वर्मा हैं या सुखदेव पांसे हैं, ये लोग कमलनाथ जी के बहुत क्लोज सर्किट के लोग थे। और कमलनाथ जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये कि वो छिंदवाड़ा और महाकौशल के औरे से बाहर कभी नहीं निकल पाए। वो जब मुख्यमंत्री भी थे 15 महीने में, तो वो जब कोई गलत से हो जाता था तो वो कहते थे मुझे क्या पता, मुझे तो फलाने ने ऐसा कहा था, ढिकाने ने ऐसा कहा था। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करते थे। मैं दूसरी चीज़, एक बात ज़रूर महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जीत नहीं दोहरा पाने का और कर्नाटक में हार का जो मलाल था, उसको देखते हुए और लोकसभा चुनाव के सिर पर देखते हुए अमित शाह, मोदी ने कोई गलती नहीं करने के हिसाब से इन तीनों राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों को अपनी डायरेक्ट कमांड में लिया था। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जिम्मेदारी ली थी, अमित शाह ने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ली थी और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ली थी। उसके साथ में जो BD शर्मा का जिक्र करना मैं नहीं भूलूंगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो जैसे ही 9 मार्च को जीते हैं और 20 मार्च को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर बन गई, जो भले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सहयोग से बनी, लेकिन वो एक तरह से पार्टी के लिए शुभंकर साबित हुए। और अंततः आके इस चुनाव में जो भारी बम्पर जीत जो हुई है वो BD शर्मा के उस पर, उनकी जो माथे पे तिलक लगाने वाली साबित हुई। अमित शाह ने और जो मनसुख मंडाविया हैं और ओम माथुर, जिन्होंने 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के शिल्पकार बने थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से संगठक क्षमता का अपना परिचय दिया। तो जो बीजेपी कांग्रेस के प्रति जो विरोध था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। और कर्नाटक में हार के कारण कुछ अलग थे। भाजपा ने जो बार बार प्रयोग किए और येदियुरप्पा जैसे नेता को दरकिनार करके वो बसवराज को जो है मुख्यमंत्री बनाया, जो गलती की, और आखिरी में जो वो बजरंग दल को लेके जो उन्होंने जिस तरह से चीज़ें वहाँ की, तो उसके कारण उनको हार मिली थी। उन गलतियों को ना दोहराते हुए
उन्होंने यहाँ पर इन चुनावों को अपने पास इसलिए रखा क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर इनमें से कोई भी राज्य ये हारते तो लोकसभा में उसकी डेंट लगता। एक और मंत्री चुनाव हार गए हैं। जी बताइए आदेश जी, बताइए क्या अपडेट है आपके पास। हाँ बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे कि एक और मंत्री शिव कुमार डहरिया चुनाव हार गए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि खुशवंत साहब को बीजेपी ने 1 माह पहले अपने पार्टी में शामिल करके टिकट दिया और यह माना जा रहा था कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया, लेकिन वही खुशवंत साहब 18,500 वोटों से 18,500 वोटों से कांग्रेस के कद्दावर मंत्री शिव डहरिया को चुनाव हरवा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि आरंग विधानसभा से, रायपुर जिले की 7वीं सीट आरंग विधानसभा से भी भाजपा की बम्पर जीत हुई है। 18,500 वोटों से भाजपा के खुशवंत साहब जो है वो चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। शरद जी, ओवर टू यू। राजीव जी, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट थी और एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात की जा रही थी चुनाव से पहले, लेकिन वो किस तरीके की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि काम की होगी बीजेपी की, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक बिल्कुल पड़ोसी ही हैं, एक ही राज्य पहले हुआ करते थे, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी रही कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी को हावी नहीं होने दिया गया और वहाँ क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको बीजेपी ने वहाँ पे कैश भी करा लिया एक तरीके से। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमित शाह मोदी ने जो कर्नाटक और हिमाचल की हार को देखने के बाद अपनी रणनीति बदल दी हो। तीनों राज्यों में किसी व्यक्ति विशेष पर दांव लगाने के बजाय सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया। नंबर 1 चीज़, इससे शिवराज के प्रति जो एक इनकम्बेंसी का भाव था वो डाइवर्सिफाइड हो गया और न्यूट्रलाइज हो गया। नंबर 1, जहाँ तक छत्तीसगढ़ के सवाल है, छत्तीसगढ़ में जो जब 31 नए चेहरों को टिकट दिया गया था, जैसा कि अभी अवधेश बता रहे थे कि शिव कुमार डहरिया के सामने कहा था कि लड्डू परोस दिया है, वो 18,500 वोट से जीत जाते हैं, तो वो 31 नए चेहरों को जो लड़ा के फ्रेश फेसेस जो सामने रखे वो एक बहुत बड़ा उनका कारण रहा। इसी तरह राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने खुद कमान अपने हाथ में रखी, क्योंकि वहाँ बड़ी समस्या ये थी कि बीजेपी ने और भाजपा आला कमान ने वसुंधरा राजे किसी और को पनपने नहीं देती थी, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। राजवर्धन सिंह से लेकर राजेंद्र राठौर तक जो है कई नेता उन्होंने वहाँ पर उतारे, लेकिन वो वसुंधरा राजे के सामने नहीं टिक सके। तो वहाँ मोदी ने स्वयं अपने हाथ में कमान ली और राजस्थान का जिम्मा खुद उठाया। तो लोकसभा के पहले कोई जोखिम नहीं उठाना, ये इनका सबसे प्राइम मोटो था और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए। तो ये जो लिटमस टेस्ट था एक तरीके का सेमीफाइनल था, आपको लगता है कि ये जो सेमीफाइनल है उसने 2024 की भी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है? निश्चित रूप से। देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि जो सनातनी भाव मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत, राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो देश के बड़े मतदाताओं के वर्ग में पैदा हो रहा है, वो सनातनी भाव बढ़ता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ती रहेगी। और कांग्रेस जो है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब तक वो जिस वामपंथ को भारत में, वामपंथ की अब सरकार कहाँ बची, ना बंगाल में बची, ना नॉर्थ ईस्ट में जो कहीं थे वहाँ नहीं बचे, केवल केरल में है, वो भी अपने बहुत सारे गठजोड़ों के साथ में है। तो उस वामपंथ को जिसको कि अब पूरी दुनिया में नकारा जा चुका है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है कांग्रेस के लिए, अगर उनको इस रेस में बनाए रखना है। यानी तो कल को क्या होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों 2 दलीय व्यवस्था वाले राज्य हैं। यहाँ पर कब आप आ जाएगी, कब बसपा हावी हो जाएगी, कब सपा आ जाएगी, कब कोई नई तीसरी रीजनल पार्टी आ जाएगी, आप निश्चित तौर पर ये बात तो बिल्कुल कही जाएगी कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आत्ममंथन का वक्त और ज़्यादा तेज होगा इसके इन नतीजों के बाद में। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और कौन सी ऐसी बीजेपी की स्ट्रेटजी है जो, क्योंकि इस बार कहा भी जा रहा था 6 महीने के पहले का जो चुनाव का आकलन था उसमें था कि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत टफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की रणनीतियां बनाई बीजेपी ने दोनों स्टेट के लिए, उनके नतीजे या उनके परिणाम अब जो है वो सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का जो वक्त है वो है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन BS TV पर चुनाव से जुड़ी तमाम और अपडेट लगातार जारी है।